विराज अनाथ नहीं था, लेकिन उसकी परवरिश अनाथालय में हुई। आखिर क्यों विराज अपने घर से भागा था? क्या विराज को अमीरी पसंद नहीं आई थी? लेकिन इतने छोटे बच्चे को अमीर और गरीब का अंतर क्या ही पता था? इसके पीछे का राज हमें कौन बताने वाला था? और ये सब हमें कब पता चलने वाला था? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कल रात को पैराडाइज होटल में सिक्योरिटी गार्ड ने प्रखर गुप्ता को जमकर धोया था, जिस वजह से उसके पेट पर सूजन आ गई थी। जब प्रखर नहा रहा था तब विराज ने उसके पेट पर सूजन से नीले पड़े निशान देख लिए थे और तुरंत ही विराज ने प्रखर को हॉस्पिटल जाने का रास्ता दिखा दिया था। जब प्रखर हॉस्पिटल के लिए निकल गया तब पीछे से विराज ने जानवी को कॉल किया और उससे मिलने के लिए कहा। विराज इतने सालों से गरीब की तरह रह रहा था, इसीलिए उसे लग्जरी चीजों के बारे में कोई आइडिया नहीं था। अच्छा होता अगर जानवी उसे एडवाइस करे। बस इसी सोच के साथ वो जानवी से मिलना चाहता था और जानवी ने उसे अपनी कंपनी में आने के लिए कह दिया था। अनिमेश गुप्ता को विराज जिंदल की तरफ से 100 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के पैसे मिल गए थे और वो अपने प्रोजेक्ट को लेकर काफी बिजी हो गए थे। अपनी कंपनी की जोरों शोरों से प्लानिंग कर रहे थे और चाहते थे कि जल्दी से जल्दी अपनी कंपनी को मार्केट में दोबारा से खड़ा करें। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के बाद प्रखर को यूनिवर्सिटी जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए वो हॉस्पिटल से सीधा अपने घर चला गया था। कहो हे भगवान, तुम जिंदल परिवार के उत्तराधिकारी हो, लेकिन तुम अभी भी कपड़े सड़क छाप वाले ही पहने हुए हो। कब सुधरोगे तुम? लेट मी टेल यू समथिंग। जानवी जो अभी अभी अपनी मीटिंग खत्म करके आई थी, जब उसने विराज को उन कपड़ों के साथ लिविंग रूम में बैठा हुआ देखा तो कंप्लेन करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। अगर जानवी ने अपनी कंपनी के सिक्योरिटी मैनेजर को विराज के आने की इंफॉर्मेशन नहीं दी होती तो विराज को शायद कंपनी के बाहर ही रोक लिया होता। मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी स्पेशली सिर्फ तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे साथ नए कपड़े लेने चल रही हूँ। जानवी विराज को कई सालों से जानती थी। जब भी विराज और उसकी बहन को जानवी की जरूरत होती, जानवी हमेशा उन दोनों की मदद करती। इतने सालों में जानवी को विराज का टेम्परामेंट बहुत अच्छे से पता था। जानवी ने विराज से ये नहीं पूछा कि अचानक उसका एटीट्यूड कैसे बदल गया और उसे नए कपड़े क्यों लेने हैं, क्योंकि सभी के अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं और जानवी को किसी के भी सीक्रेट्स में कोई दिलचस्पी नहीं रहती थी। जानवी और विराज दोनों नीचे गए और उसके बाद जानवी की कार सीधा मैट्रिक्स मॉल के बाहर जाकर रुकी। भले ही मैट्रिक्स मॉल नाम सुनने में इतना शानदार ना लगे, लेकिन उस मॉल में मिलने वाला सारा सामान लग्जरी होता था, जो पूरे मुंबई में आपको कहीं नहीं मिलेगा। मुंबई ही नहीं, पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी सर, लेकिन जो लोग प्रॉपर्ली ड्रेस्ड नहीं हैं, उन्हें इस मॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। ये बोलते हुए एक सिक्योरिटी गार्ड ने विराज को मैट्रिक्स मॉल में जाने से रोक दिया था। पिछली बार जब जानवी इस मॉल में आई थी तब वो अपने फ्रेंड्स के साथ थी और सभी अमीर घरानों के थे, इसीलिए जानवी को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो बिना कुछ सोचे समझे विराज से आगे निकल गई और विराज पीछे ही छूट गया। अभी जब विराज को मॉल के गेट के बाहर रोक दिया गया तब जानवी को पता चला कि इस मॉल में कुछ ऐसे भी रूल्स हैं। दूसरी तरफ विराज को अंदर जाने से रोकना उसके लिए काफी ऑकवर्ड था। आते जाते लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। कुछ आंटीज जिन्होंने अपने चेहरे पर बहुत ज्यादा मेकअप लगा रखा था, उन्होंने भी विराज को पॉइंट किया और उसे देखकर हंसने लगी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले लोग उसे किसी भी नजर से देखते थे, लेकिन विराज को कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था जैसा आज हो रहा था। उस समय वो कंगाल था, लेकिन आज वो अपना पैसा खर्च करने आया था, लेकिन उसे सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि उसने ऑर्डिनरी कपड़े पहने हुए थे। इस वजह से विराज और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। विराज, क्या कर रहे हो? जल्दी अंदर आओ। जब जानवी ने देखा कि कोई भी सिक्योरिटी गार्ड विराज को नहीं देख रहा है तो तुरंत ही जानवी ने उसे आवाज लगाई और अंदर आने के लिए कहा। जब सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि विराज जानवी के साथ है तो उनके मुंह से कुछ भी बाहर नहीं आया और उन्होंने विराज को प्रिटी बॉय कहते हुए अंदर जाने दिया था। मैट्रिक्स मॉल का शानदार डेकोरेशन देखकर विराज का दिल अंदर ही अंदर मचल उठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ देखे और कहाँ नहीं। तुम्हें किस तरह के कपड़े खरीदने हैं? कॉलेज के लिए चाहिए या फिर पार्टी वेयर? हे विराज, कहाँ खोए हुए हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम सुन रहे हो? लो क्लास सोसाइटी में रहने के कारण विराज पूरी तरह से एक आम आदमी की तरह हो गया था। अमीर होने की डेफिनेशन शायद उसे आज समझ आ रही थी। अमीर लोग कैसे रहते हैं, क्या खरीदते हैं, क्या पहनते हैं, ये देखकर उसकी आंखें चकराने लगी थी। मैट्रिक्स मॉल में कदम रखते ही वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था। अगर जानवी ने विराज की आंखों के सामने अपना हाथ नहीं हिलाया होता तो विराज पूरी तरह से सदमे में जा चुका होता। कुछ भी चलेगा। दरअसल मेरे दूसरे चाचा मुझे आज दोपहर में मिलने आने वाले हैं।
होश में आते ही विराज ने जानवी को साधारण सा जवाब दिया और उसके बाद अपना चेहरा फेरते हुए मैट्रिक्स मॉल के सराउंडिंग्स को देखने लगा था। विराज के मुंह से निकले शब्द, मेरे दूसरे चाचा मुझे आज दोपहर में मिलने आने वाले हैं, सुनकर जानवी शॉक्ड रह गई थी। उन शब्दों को सुनकर तो ऐसा लग रहा था जैसे विराज ने जिंदल परिवार को अपना लिया है और वो वापस से उस परिवार में मिलने के लिए तैयार है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर शोभराज जिंदल उससे क्यों मिलना चाहते थे? पता नहीं क्यों, लेकिन जब से जानवी ने विराज के मुंह से वो शब्द सुने वो थोड़ी एब्सेंट माइंडेड हो गई थी। जानवी, इस स्टोर के कपड़े मुझे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है? चूंकि जानवी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए वो भूल गई थी कि वो विराज को यहाँ पर कपड़े दिलाने लाई थी। जब जानवी के मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं आया तो विराज ने ही आगे से बोलना शुरू किया और अपनी पसंद को जानवी के सामने रखा। हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें अंदर लेकर चलती हूँ। ये कहते हुए जानवी विराज को उस स्टोर के अंदर ले गई। उस स्टोर के लोग बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल थे और विराज को मॉल के बाहर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह जज नहीं कर रहे थे। बड़ी ही तमीज के साथ वो विराज के साथ पेश आ रहे थे। इस वजह से विराज को इस स्टोर में एक्स्ट्रा कंफर्टेबल फील हो रहा था। ठीक है, मैं ये सब ले लेता हूँ, लेकिन इन्हें रखने के लिए मुझे एक बड़ा घर चाहिए। वैसे ही मेरे घर में इतना सारा सामान बिखरा हुआ है। करीब 5 से 6 जोड़ी कपड़े लेने के बाद विराज को उन लग्जरी कपड़ों को रखने का डर सताने लगा था। क्या तुम्हें वो घर छोटा पड़ रहा है? तो तुम मेरे घर। जानवी चाहती थी कि विराज उसके साथ उसके घर में रहे, लेकिन इससे पहले कि जानवी अपनी बात खत्म करती, विराज ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी रहेगा, इसलिए अब एक बड़ा घर ढूंढना होगा। शालिनी से मिले विराज को एक दिन हो गया था। नए कपड़े लेने के बाद विराज ने अपने लिए एक नया फोन लिया और अपनी बहन शालिनी के लिए एक प्यारी सी ड्रेस ली। चेंजिंग रूम में विराज ने नए कपड़े पहन लिए और पुराने कपड़ों को जानवी को दे दिया। जब समय मिलेगा तो जानवी से अपने पुराने कपड़े बाद में ले लेगा। उसके बाद विराज ने सीधा टैक्सी की और हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया था। ज़ोडिएक हॉस्पिटल ने तो मेरी जिंदगी हराम कर डाली थी। कैसा डीन था, अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं था। खैर चलो, अब सब कुछ अच्छा हो गया है। अभी भी इंडिया में जस्टिस हो रहा है, ये देखकर खुशी होती है। टैक्सी में विराज का मन ना जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था। ज़ोडिएक हॉस्पिटल पहुंचते ही विराज ने देखा कि हॉस्पिटल के एंट्रेंस के सामने कई लोगों की भीड़ जमी है। टैक्सी से उतरकर विराज के कदम हॉस्पिटल के एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लगे कि तभी उसके कानों में एक औरत की रोने की आवाज आई। मैंने इस ज़ोडिएक हॉस्पिटल के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। मैं यहाँ पर दोबारा कभी नहीं आऊंगी। ये लोग तो बोलते थे कि ये हॉस्पिटल सिर्फ गरीबों के लिए खुला है और यहाँ पर कोई फीस नहीं लगती। भीड़ के बीच चलते हुए विराज को लोगों के मुंह से बहुत कुछ सुनने को मिल रहा था और उन बातों को सुनकर विराज का सर चकराने लगा था। विराज को हॉस्पिटल की सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो नहीं जानता था कि हॉस्पिटल में क्या हुआ है, लेकिन इतनी भीड़ को देखकर उसे ये तो पता चली गया था कि कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी तो जरूर हुई है। मैं भी देखता हूँ कि ये हॉस्पिटल अब कैसे चलता है। भीड़ में मौजूद एक आदमी जिसने अपने सर पर कैप लगा रखी थी, उसने अपनी सिगरेट का आखिरी कश लेते हुए कहा और भीड़ से निकलकर रोड की तरफ जाने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। इस सिचुएशन में एक बॉस होने के नाते अगर विराज भीड़ में कूदेगा तो उसके जैसा स्टूपिड और कोई नहीं होगा। और तो और विराज को पब्लिक रिलेशंस का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अभी तो सिर्फ वो इतना जानता था कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए, वरना बिना मैटर पता चले कि भीड़ उस पर कूद पड़ेगी। इसीलिए विराज जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने लगा था। लेकिन तभी, हे, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो इस हॉस्पिटल के मालिक हो ना, तुम्हें जवाब देना होगा। अभी विराज हॉस्पिटल के एंट्रेंस गेट से अंदर की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी भीड़ में से एक बुढ़े आदमी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और उसके कदम विराज की तरफ बढ़ने लगे थे। जब से विराज ने इस हॉस्पिटल को खरीदा था, उसका यहाँ पर आना जाना बहुत कम होता था। हॉस्पिटल का बहुत कम स्टाफ था जिसे पता था कि विराज इस हॉस्पिटल का ओनर है। लेकिन भीड़ में मौजूद एक बुढ़े आदमी ने तुरंत ही विराज को इस हॉस्पिटल के ओनर के रूप में पहचान लिया था। आखिर कैसे? इस पूरे मामले में अब कॉन्स्पिरेसी की बू बढ़ती जा रही थी और विराज को लगने लगा था कि इन सब के पीछे किसी और का हाथ है। जब कोई नेक काम करता है तो वो कई लोगों की आंखों में अखरता है। शायद विराज भी इस बात को अच्छे से समझ गया था और उस आदमी तक पहुंचना चाहता था जो पर्दे के पीछे बैठकर शतरंज खेल रहा था। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी विराज के पास आया, विराज ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, मेरे हॉस्पिटल से अपने इनवॉइसेस और मेडिकल रिकॉर्ड्स निकाल ले, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर कर दूंगा। आखिर विराज के ज़ोडिएक हॉस्पिटल में ये सब क्या चल रहा था? आखिर इस साजिश के पीछे कौन शामिल था?
अब वो बूढ़ा आदमी क्या करेगा? क्या इस कॉन्स्पिरेसी का राज विराज की आंखों के सामने हट पाएगा? कौन है जो नहीं चाहता कि विराज इस हॉस्पिटल का काम संभाले? क्या होगा जब विराज को उस इंसान का नाम पता चलेगा? क्या मुनावर से भी ये हॉस्पिटल संभल नहीं रहा था? क्या होंगे विराज के अगले कदम? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।